हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और बीए 5th सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का पूरा महा मैराथन क्लास लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आप लोग पेपर नंबर 2 में आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं 1453 से लेकर 1815 तक, तो ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपके सिलेबस से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जिससे आपका तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस और भी अपलोड की हैं। आपके पेपर नंबर 1 के लिए भी वीडियोस अपलोड है, तो आप उसके लिए भी चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। चलिए आज पेपर नंबर 2 का महा मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की धार्मिक संरचना कैसी थी। यानी कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की धार्मिक संरचना के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और देखिए, यूनिट नंबर 1 में मैंने आप लोगों को यूरोप की धार्मिक और राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में सब आप लोग पढ़ चुके हैं। आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको हमने डिटेल में अपलोड कर दिया है नोट्स के साथ। तो देखिए, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, आप ये जान रहे हो उस टाइम यूरोप में हर एक चीज पर धर्म का सबसे अधिक प्रभाव था। राजनीतिक क्षेत्र में भी सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी चीज का था तो वो धर्म का था, कैथोलिक धर्म का। तो देखिए, 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की धार्मिक जो संरचना थी वो बहुत ही सशक्त और संगठित थी। उस समय रोमन कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का सबसे प्रभावशाली धार्मिक संस्थान था। पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और उसका आदेश सभी ईसाइयों के लिए अनिवार्य समझा जाता था। यानी हर ईसाई इंसान के लिए, जितने भी ईसाई थे यूरोप में, उनको पोप का हर बात माननी होती थी, क्योंकि वही क्या माने जाते थे, ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते थे। चर्च का प्रभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, न्याय और राजनीति पर भी था। लोग चर्च के नियमों, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की मान्यताओं में गहरी आस्था रखते थे उस टाइम। इसीलिए समाज में चर्च की सत्ता अत्यंत मजबूत थी। यहाँ तक कि जो राजा होते थे वो भी निर्णय लेने के लिए चर्च के पादरी से ही सलाह लेते थे, उनसे ही बात करते थे, क्योंकि अगर किसी चीज़ का सबसे अधिक प्रभाव था उस टाइम 15वीं शताब्दी में यूरोप में, तो वो कैथोलिक चर्च का था। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। और अगर आप डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी टोटल 8 यूनिट्स को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए, जब आप यूनिट्स को पढ़े रहेंगे तो आने वाले हर क्वेश्चन आंसर को आप इजीली लिख लेंगे। चाहे आपका एमसीक्यू बेस पर पेपर हो या सब्जेक्टिव बेस पर पेपर हो, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी अगर आपने अपनी टोटल 8 यूनिट्स को पढ़ा हुआ है तो। और हम आपकी टोटल 8 यूनिट्स को कंप्लीट कराते हैं हर एक सब्जेक्ट की। अब देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा वो है, 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक संरचना का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपसे एक में मिक्स करके भी पूछ सकता है कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप दोनों आंसर को एक में मिलाकर लिखना, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग लिखना। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक संरचना सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सामंती व्यवस्था पर। देखो, राजा, सामंत और जागीरदारों के बीच सत्ता बटी हुई थी। केंद्रीकृत राज्यों का विकास धीरे धीरे शुरू हो रहा था और धार्मिक रूप से रोमन कैथोलिक चर्च अत्यंत शक्तिशाली था और पोप का समाज व राजनीति पर गहरा प्रभाव था। यानी राजनीतिक संरचना के ऊपर भी अगर किसी चीज़ का प्रभाव था तो वो रोमन कैथोलिक चर्च था। चर्च शिक्षा, न्याय और नैतिकता का नियंत्रक माना जाता था, जिससे धार्मिक सत्ता बहुत मजबूत थी। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के कारण, विशेषता और प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पुनर्जागरण के बारे में आप लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को पुनर्जागरण के कारण, विशेषता और प्रभाव पूरा पढ़ना है और मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा भी दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए, या पुनर्जागरण के क्या कारण हैं, क्या विशेषता और क्या प्रभाव है। तो देखिए, पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं। तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण का कारण देखते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है। पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए, पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपका क्वेश्चन पूछे, ये वीडियो, ये महा मैराथन क्लास
आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आएगा आप हर तरीके के आंसर अपने एग्जाम में लिख करके आएंगे केवल इस एक वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण का कारण देखेंगे, जिसमें पहला कारण है, देखिए, प्राचीन ज्ञान की खोज। देखो, ग्रीक और रोमन सभ्यता के ने साहित्य, दर्शन और विज्ञान को फिर से पढ़ा और अपनाया गया। और देखो, जब पुनर्जागरण हुआ तो लोग फिर से जागे, यानी कि फिर से जागने का मतलब जितने भी पुराने रीति रिवाज थे उनको छोड़कर नई मान्यताओं, नई परंपराओं की ओर आगे बढ़ने लगे। दूसरा कारण है पुनर्जागरण का चर्च के नियंत्रक में असंतोष। चर्च के नियंत्रण में असंतोष। देखो, लोगों ने धार्मिक अंधविश्वास और चर्च के कठोर नियमों से छुटकारा पाना चाहा। अभी तक जो हर चीज पर धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था, हर एक चीज को इंसान धार्मिक अंधविश्वास के माध्यम से सोचा करता था, रूढ़ियों के हिसाब से रहा करता था। तो जब पुनर्जागरण होता है उस टाइम पर लोगों ने धार्मिक अंधविश्वासों और कुरीतियों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहा। तो ये भी पुनर्जागरण का एक कारण था। उसके अलावा पुनर्जागरण का अगला कारण है, देखिए, व्यापार और शहरों का विकास। देखो, पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में लगभग यूरोप में हुआ था, इटली में हुआ था, ये आप जानते ही हैं। तो उस टाइम तक व्यापार भी बहुत बढ़ने लगा था, शहरों का विकास होने लगा था। तो व्यापारिक शहरों में धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान से नए विचार आए, क्योंकि लोग व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे, जिससे लोग अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने लगे और नए नए विचार के संपर्क में आए, जिससे कि लोगों ने नई नई चीज़ों को अपनाना शुरू किया। ये भी पुनर्जागरण का एक कारण था। अगला कारण है मानववाद का उदय, यानी ह्यूमैनिज्म का उदय। मानव के ज्ञान, क्षमता और स्वतंत्र सोच पर विश्वास बढ़ा। लोगों ने, इंसानों ने, देखो, ज्ञान को बढ़ाना चाहा, अलग अलग सब्जेक्ट का अध्ययन करना शुरू किया, स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया, धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ना और छोड़ना चाहा, जिससे कि पुनर्जागरण होने लगा, यानी लोग नई नई चीज़ों की ओर आगे बढ़ने लगे। उसके अलावा पुनर्जागरण का अगला कारण है शिक्षा और पुस्तकालयों का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। पुनर्जागरण के टाइम पर आप देखेंगे बहुत सारे राइटर उभरे थे जिन्होंने अलग अलग तरीके की किताबें लिखी, साहित्य का विकास हुआ, यानी लिटरेचर आगे बढ़ा, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चित्रकार भी आप देखेंगे, बहुत सारे चित्रकार भी आप देखेंगे जब आप पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, आप देख लीजिएगा, अपने यूनिट्स को देखकर तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे कारण हैं पुनर्जागरण के। आइए अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पुनर्जागरण की विशेषता में पहली विशेषता है मानववाद। देखो, मानव और उसकी क्षमताओं को महत्व दिया गया। दूसरी विशेषता है कलात्मक विकास हुआ, यानी कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला में नवाचार आया। उसके अलावा विज्ञान की खोज हुई, खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई। लोगों ने नए नए सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया। इससे पहले अभी तक जो लोग मतलब धार्मिक रूप से बंधे हुए थे, चर्च के प्रभाव में थे, धार्मिक अंधविश्वासों के हिसाब से सोच रहे थे, उनको छोड़कर लोगों ने विज्ञान की ओर देखना शुरू किया और अलग अलग विषयों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। ये सब कुछ मतलब कि पुनर्जागरण की विशेषता है। उसके अलावा एक विशेषता है साहित्यिक रचनाएं, यानी कि काव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए, गद्य में नवाचार आया और अलग अलग टॉपिक लिखे गए, जिससे कि आप देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। तो ये सारी पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। आइए अब इसका प्रभाव देखते हैं। पुनर्जागरण की अगली विशेषता पहले देखिए, धार्मिक सुधार, यानी कि चर्च की आलोचना शुरू की गई जब लोग पुनर्जागृत हुए, यानी कि फिर से लोगों ने रीति रिवाजों को, पुराने धार्मिक अंधविश्वासों को छोड़ा, तो धर्म यानी कि चर्च की आलोचना शुरू कर दी, क्योंकि उस टाइम कैथोलिक चर्च में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो लोगों ने चर्च की आलोचना करना शुरू किया और धर्म सुधार की प्रवृत्ति हुई। तो आप आगे देखते हैं, जब आप अपना यूनिट नंबर 3 पढ़े थे मेरे साथ, तो आप लोगों ने देखा था कि जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है तो उसके बाद मार्टिन लूथर के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन चलाया जाता है, जिससे कि चर्च की आलोचना की जाती है। तो ये सब कुछ पुनर्जागरण की विशेषता है। अब देखते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव क्या क्या है। तो पहला प्रभाव है शिक्षा और विज्ञान में प्रगति हुई। विद्यालय और शिक्षा के संस्थान बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस खोले गए और विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई। दूसरा प्रभाव है कलात्मक समृद्धि, यानी चित्रकला और मूर्तिकला में नई नई शैली आई। तीसरी विशेषता है धार्मिक सुधार हुआ और प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू हुआ। चौथी विशेषता है व्यक्तिवाद और स्वतंत्र सोच का विकास हुआ।
व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और अधिकारों को महत्व बढ़ा। अब देखो, यूरोप में समाज और सांस्कृतिक बदलाव, यानी यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो इसका एक प्रभाव ये भी है कि यूरोप में समाज और संस्कृति में बदलाव आया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नया उत्साह आया। तो आई होप कि आप पुनर्जागरण का जो विशेषता, कारण या प्रभाव है उसको समझ गए होंगे। अगर देखिए आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो अपनी यूनिट नंबर 2 को ज़रूर पढ़िएगा। मैं प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके हिस्ट्री की पेपर 1 एंड पेपर 2 की टोटल 8 यूनिट्स पूरी कंप्लीट करा दी गई है नोट्स के साथ, तो आप वहां से देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ। यूरोप में जब पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में होता है तो उसके बाद मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया। मार्टिन लूथर ने देखा कि कैथोलिक चर्च में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार और बुराइयां, अंधविश्वास फैला हुआ है, जिसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में एक बड़ा धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ जिसे धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंट सुधार कहा जाता है। अब इसको प्रोटेस्टेंट सुधार क्यों कहा जाता है तो ये भी जान लीजिए। मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया तो ये धर्म सुधार आंदोलन जो था प्रोटेस्टेंट आंदोलन था, जो आगे चलकर एक धर्म का रूप ले लेता है और ईसाई धर्म 2 गुटों में बढ़ जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इसीलिए इसको प्रोटेस्टेंट सुधार कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग इसके समर्थन में थे, जिससे कि आप देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों भी के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है और ये संघर्ष 30 साल तक चलता है, जिसे इतिहास में आप 30 साल के युद्ध के नाम से जानते हैं। और 30 साल का युद्ध आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। तो सब कुछ मैंने आपको एक सीक्वेंस में पढ़ा दिया है। कोई टॉपिक आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार और इन अंधविश्वास को सुधारना और समाप्त करना। तो धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण देखते हैं। पहला कारण है चर्च की संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग किया जाता था। दूसरा कारण है तर्कहीन धार्मिक नियम और पाप माफी के लिए धन लिया जाता था। तीसरा कारण है लोगों में धार्मिक शिक्षा और सच्चाई की कमी थी। चौथा कारण है पुनर्जागरण के विचारों का प्रभाव था, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्र सोच बढ़ी और लोगों को अब ये लगने लगा कि कैथोलिक चर्च में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसको समाप्त करना होगा, जिसके लिए मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन शुरू किया, धर्म सुधार आंदोलन। तो इसके प्रमुख व्यक्ति में मार्टिन लूथर हैं, जिन्होंने 95 थीसिस के माध्यम से चर्च की आलोचना की। इन्होंने 95 थीसिस का प्रकाशन किया, जिसको चर्च की दीवारों पर चिपकाया और उन्होंने ये संदेश दिया कि कैथोलिक चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ये गलत है, ये अंधविश्वास फैली हुई है, इसको समाप्त किया जाए, ये सारी चीज़ें धर्म के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्टिन लूथर जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जर्मनी से ही अपने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था। और मार्टिन लूथर का साथ इसमें दिया था जॉन कैल्विन ने। ये एक धार्मिक सुधारक थे और विश्वास की स्वतंत्रता के समर्थक थे, जिन्होंने मार्टिन लूथर का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। अब जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सब कुछ आपको पूरा तैयार रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली विशेषता है धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया। दूसरी विशेषता है चर्च के शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। तीसरी विशेषता है कि एक नई संप्रदाय प्रोटेस्टेंट की स्थापना हुई और ईसाई धर्म 2 गुटों में बढ़ गया। ईसाई धर्म जो था 2 गुटों में बढ़ गया, एक तरफ कैथोलिक, एक तरफ प्रोटेस्टेंट। और आगे चलकर इनके बीच काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी होता है, जो 30 साल तक चलता है। ये एक संघर्ष था। अब देखो, आप देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का क्या क्या प्रभाव है। आइए देखिए। यूरोप में कई धर्म और संप्रदाय स्थापित हुए, शिक्षा और बाइबिल का अध्ययन बढ़ा, समाज में धार्मिक और राजनीतिक बदलाव आए, व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और धर्म सुधार की भावना मजबूत हुई। तो ये सब था धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 साल के युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो 30 साल का युद्ध क्या है देखिए।
30 वर्ष का युद्ध जो 1618 से शुरू हुआ और 1648 तक चला, यानी पूरा 30 साल तक, यूरोप के इतिहास में सबसे लंबा और विनाशकारी युद्ध था। इसका मुख्य क्षेत्र जर्मनी और केंद्रीय यूरोप था। इसके कारण राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सभी थे। यानी कि 30 वर्ष का जो युद्ध था, इसका पहला कारण तो धार्मिक था। उसके अलावा ये राजनीतिक और सामाजिक सभी कारण इसमें देखने को मिलते हैं। देखो, 30 साल का जो युद्ध है 1618 से लेकर 1648 तक यूरोप में लड़ा गया, जो एक विनाशकारी धार्मिक युद्ध था। देखिए, यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, तो धर्म सुधार आंदोलन के बाद ईसाई धर्म में एक नई शाखा का उदय हुआ, जो थी प्रोटेस्टेंट। क्योंकि प्रोटेस्टेंट शाखा जब सामने आती है तो ईसाई धर्म दो गुटों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और इनके बीच एक संघर्ष शुरू हो गया, धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। और फिर यही धार्मिक युद्ध की नींव लेकर के ये युद्ध शुरू हुआ। और धार्मिक कारण था पहला कारण, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक, सामाजिक सभी कारण में बदल गया। मतलब कि बाद में आप देखते हैं धार्मिक संघर्ष के साथ साथ ये एक राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष भी था। तो सबसे पहले हम इसका धार्मिक संघर्ष देखते हैं या धार्मिक कारण देखते हैं। पहला है, यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंट राज्यों ने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की, यानी कि इन्होंने कहा कि हमें भी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, हम दबकर नहीं रहेंगे। उसके अलावा हब्सबर्ग सम्राट होली रोमन एम्परर ने कैथोलिक धर्म को ही राष्ट्र की धर्म बनाने की कोशिश की। और उसके अलावा बोहेमिया में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें थी इसका एक धार्मिक कारण। और देखिए, अगर आप डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिट नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 में हमने डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वो यूनिट्स ज़रूर पढ़ा कीजिए। चलिए देखिए, दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। देखो, हब्सबर्ग साम्राज्य और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ। देखो, ये धार्मिक संघर्ष तो था ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे यूरोपीय साम्राज्यों ने क्या किया, अपने राज्यों को बढ़ाना चाहा, अपने आप को मजबूत करना चाहा। तो हब्सबर्ग साम्राज्य और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच सत्ता का भी संघर्ष हुआ, सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। कोई भी हर राज्य अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसको लेकर संघर्ष शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। उसके अलावा जर्मनी में विभिन्न छोटे छोटे राज्यों की स्वायत्तता की और स्वतंत्रता की चाह हुई। यूरोप के बड़े राज्य यानी कि स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे कि ये जो युद्ध था धार्मिक युद्ध के साथ साथ ये राजनीतिक युद्ध भी बन गया। इसका आर्थिक कारण भी था, जैसे कि युद्ध में भूमि और व्यापार पर नियंत्रण की चाह बढ़ने लगी। हर देश ये चाहने लगा कि युद्ध में इसका व्यापार भी बढ़े, इसका भूमि भी बढ़े, और धनी शहर और व्यापारिक मार्गों पर प्रभुत्व की लड़ाई हुई। यानी जितने भी धनी शहर थे, लोग उस पर आक्रमण करने लगे, उसको जीतने की चाह करने लगे। तो ये धार्मिक संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह का संघर्ष था। चौथा संघर्ष था सामाजिक या सांस्कृतिक, यानी कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्तिवाद और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दिया। लोगों में धार्मिक और सामाजिक सुधार की मांग हुई। पुराने सामाजिक नियमों और राष्ट्र के नियंत्रण के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है गौरवशाली क्रांति, जो आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। गौरवशाली क्रांति का मतलब है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जो 1688 ईस्वी में संपन्न हुई थी। गौरवशाली क्रांति वह घटना है जो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी, और ये इंग्लैंड की राजनीतिक क्रांति थी, जो पूरे विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी। इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि इसमें हिंसा या रक्तपात नहीं हुआ, एक बूंद भी खून नहीं किसी का बहा, और बिना किसी का एक बूंद खून बहाए सत्ता में परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। जेम्स द्वितीय देश छोड़कर भाग गया, उसकी जगह पर विलियम और उसकी बेटी मेरी को इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया गया। देखिए, अगर आप लोग इंग्लैंड की क्रांति को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 5 जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर एक एक चीज़ को मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है आपको। तो क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकें।
तो आप ये जानते हैं कि इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ के जितने भी शासक आ रहे थे वो सब निरंकुश थे, जो केवल अपने हित में सोच रहे थे, जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे। और वहाँ पर जो संसद बनाई गई थी, पहले संसद क्यों बनाई गई? सलाह देने के लिए राजा को। और जिस राजा ने बनाया उसके बाद जितने भी राजा आते गए आते गए आते गए, सब ने संसद का हस्तक्षेप अपने कार्यों में बर्दाश्त नहीं किया। राजाओं को ये लगता था कि जब हम राजा हैं तो ये संसद कौन होती है हमें मतलब सलाह देने वाली? हम राजा हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ के राजा निरंकुश होते गए, निरंकुश होते गए, और जनता अब निरंकुशता को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। तो अब जनता बदलाव चाहती थी, क्रांति चाहती थी। तो संसद जो था इंग्लैंड का वो जनता के समर्थन में था। वो जनता जो थी संसद की तरफ से थी और संसद जनता की तरफ से। तो मतलब इन लोगों ने मिलकर क्रांति की और एकदम बिना खून बहाए ये क्रांति संपन्न होती है 1688 में। ये क्रांति इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय के समय में हुई थी, और जो सत्ता से भाग जाता है यानी अपना देश छोड़कर भाग जाता है, और इसका दामाद विलियम और इसकी बेटी मेरी को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था संसद की शक्ति को बढ़ाना और निरंकुश राजा पर नियंत्रण रखना। तो देखिए, जब इंग्लैंड की क्रांति संपन्न होती है 1688 में, तो वहीं से राजा की शक्ति पर नियंत्रण लगा दिया जाता है और संसद को वहां पर सर्वोच्च बना दिया जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखिए। इंग्लैंड की क्रांति की पहली विशेषता है राजा के निरंकुश शासन का अंत होता है। प्रोटेस्टेंट धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होती है, क्योंकि जो जेम्स द्वितीय राजा था वो बहुत निरंकुश था और वो कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। तो उसके राज्य में जितने भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली जनता थी वो उनको कभी नौकरी नहीं देता था, उनके साथ अन्याय करता था, उनको बिना गुनाह के सजा दे देता था। तो वो जनता मांग कर रही थी न्याय की। तो जब निरंकुशता का अंत होता है इंग्लैंड में, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को भी रक्षा दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। उसके अलावा इंग्लैंड में संसदीय शासन की शुरुआत होती है और गौरवशाली क्रांति ने इंग्लैंड में लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन की नींव रखी। देखिए, यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से हर एक चीज़ को देख रहे हैं। आप डिटेल क्लास कीजिएगा तो अपने आंसर को और डिटेल में लिख पाएंगे। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। आपको अपने सिलेबस की यूनिट नंबर 6 में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। इस क्रांति में हाथ से बनने वाले सामानों की जगह मशीनों का उपयोग होने लगा, यानी कि जो काम अभी तक हाथों से किए जा रहे थे, औद्योगिक क्रांति के बाद वो सारा काम मशीनें करने लगी। जहाँ एक कपड़ा हाथों से सिला जा रहा था, वहाँ मशीनें कई कपड़े एक दिन में सिल दिया करती। इससे कपड़ा, लोहा और धातु उद्योग में तेजी आई। नए भाप का इंजन बना, मशीन और उत्पादन तकनीक विकसित हुए, कृषि उत्पादन में सुधार हुआ और संसाधनों की उपलब्धता ने इसका समर्थन किया। औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण का विकास हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े, व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया, लेकिन मजदूरों की कठिनाइयां भी बढ़ी। ये क्रांति दुनिया में आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आई। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है, अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। जो काम आज तक मशीनें कर रही थी उनकी जगह जो काम आज तक कर रहा था, हाथों की मदद से हो रहा था, कढ़ाई करना, बुनाई करना, सिलाई करना, पेंटिंग करना, वो सब काम अब मशीनें करने लगी। बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर, बड़ी बड़ी मात्रा में मजदूर लगाकर उनके माध्यम से उत्पादन किया जाने लगा। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने औद्योगिक क्रांति के ऊपर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति से आपका एक और क्वेश्चन बनता है, जो है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम क्यों हुई, या इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले क्यों हुई। देखो, आप देखोगे जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहले आप यही देखते हो, मतलब जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप यही देखते हो कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ये किसी और देश में क्यों नहीं हुई? तो अब देखो, अच्छा, अब यहाँ पर आप इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति और औद्योगिक क्रांति को एक बात समझना। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिससे कि
उत्पादन की चीज़ों में बदलाव आया और गौरवशाली क्रांति जो इंग्लैंड की है वो एक राजनीतिक क्रांति है जिससे सत्ता में परिवर्तन आया था। ठीक है, मैंने सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, आप देखकर समझ लीजिएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दुनिया में सबसे पहले इसलिए हुई क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। क्या क्या कारण था? देखो, पहला कारण था प्राकृतिक संसाधन। कोयला और लोहा की मात्रा प्रचुर मात्रा में थी और साथ ही साथ इंग्लैंड ने अधिकतर देशों को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था और उस टाइम भारत भी हमारा अंग्रेज़ों का ही उपनिवेश था, तो वो अपने उपनिवेशों से भी ये संसाधन प्राप्त कर लेते थे और सस्ते सस्ते मजदूर भी वो अपने उपनिवेशों से प्राप्त करते थे, रॉ मटेरियल भी प्राप्त करते थे, जिससे कि इनके लिए ये पॉसिबल था कि वहाँ क्रांति हो गई। नदियाँ और जल मार्ग परिवहन और ऊर्जा के लिए उपयोगी थे, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र में उपलब्ध है, जब आप मैप देखोगे कि जिसके किनारे आपको समुद्र वगैरह मिलेंगे, जिससे कि इनके लिए आसान था बड़े बड़े जहाज़ों को लेकर आना और जाना अपने उपनिवेशों में, जिससे इन्होंने तेज़ी से विकास किया, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए। इनके पास पूंजी की भी कोई कमी नहीं थी, जिससे बड़े बड़े पूंजीपति यहाँ थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। उसके अलावा देखो, अगला कारण है कृषि और जनसंख्या। कृषि क्रांति ने भोजन की उपलब्धता बढ़ाई, जनसंख्या में वृद्धि ने मजदूरों और बाजार दोनों प्रदान किए। तीसरा कारण है आर्थिक कारण, जिसमें पहला पॉइंट है व्यापार और उपनिवेशों से पूंजी का संचयन हुआ। अब देखो, जब इंग्लैंड के पास इतने अधिक उपनिवेश थे जिनसे वो पूंजी भी ले आते थे, संसाधन भी ले आते थे, मजदूर भी ले आते थे, रॉ मटेरियल भी ले आते थे, सब कुछ इनको कम से कम दर पर प्राप्त हो रहा था, तो इनके लिए पॉसिबल था। और साथ ही साथ यूरोप के इंग्लैंड में देखिए, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे आविष्कारक भी आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति के टाइम पर, जिन्होंने अधिकतर ऐसी मशीनें बनाई जिनसे उत्पादन करना पॉसिबल हो गया था। और वहाँ पर बैंकिंग और वित्तीय संसाधनों का भी विकास हुआ। उसके अलावा तकनीकी कारण में आप देखेंगे नई नई मशीनों और उपकरणों का विकास हुआ, जैसे भाप का इंजन बनाया गया, बुनाई मशीन बनाई गई, धागा को काटने वाली मशीन बनाई गई, सूत काटने वाली मशीन बनाई गई, जिससे कि उत्पादन करना और भी सरल और आसान हो गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण हैं? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति के बारे में मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 7 में पढ़ाया हुआ है। फ्रांस की क्रांति देखो, पहला कारण है सामाजिक असमानता। देखो, फ्रांस की क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से। सामाजिक असमानता का मतलब है कि फ्रांस की जो जनता थी उनको एक नज़र नहीं देखा जाता था वहाँ के राजा के द्वारा। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, यानी 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला स्टेट था पादरी, जो सबसे ऊपर थे, द्वितीय थे कुलीन और तृतीय में आम लोग आते थे, आम जनता आती थी, और तीनों को 3 नज़रों से देखा जाता था। प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, वे करों से मुक्त थे। करों से मुक्त का मतलब इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। जबकि आम लोग जो थे, फ्रांस की जो आम जनता थी, जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, ये भारी करों का बोझ उठाते थे। देखो, फ्रांस में बड़ी ज़्यादा असमानता थी उस टाइम पर। फ्रांस के राजाओं की शान शौकत बहुत अधिक थी, ये बहुत ज़्यादा खर्चा अपने ऊपर किया करते थे, और साथ ही साथ लगातार युद्ध में रहने की वजह से भी इतना ज़्यादा फ्रांस ने खर्चा कर लिया था कि इसका जो खजाना था, मतलब इसका जो राजकोष था, वो खाली होने लगा था। अब उसको भरने के लिए उसने जनता के ऊपर कर बढ़ा दिया। और किस जनता के ऊपर? जो गरीब जनता है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, जो रोटी तक नहीं खरीद के खा सकते, उनके ऊपर फ्रांस के राजा ने कर बढ़ा दिया। और साथ ही साथ जो अमीर लोग थे, पादरी और कुलीन, इनके ऊपर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं था, ये करों से एकदम मुक्त थे। और यहाँ तक कि ये लोग शोषण करके इन गरीब जनता से कर वसूला करते थे। भले इनके पास खाने को नहीं था, मगर इन्हें कर देना ही पड़ता था। तो वहाँ की जनता अब इस असमानताओं को सहते सहते उब चुकी थी, घबरा चुकी थी, और न्याय चाहती थी, बराबरी चाहती थी, और बदलाव चाहती थी, क्रांति चाहती थी।
तो इन सब चीज़ों का ही परिणाम है फ्रांस की क्रांति, ये बात याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण तो सामाजिक असमानता है, दूसरा कारण है आर्थिक संकट। यानी कि लगातार युद्ध हो रहा था, जैसे कि अमेरिकी क्रांति में मदद या फिर शाही फिजूल खर्ची से फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो गया था, क्योंकि फ्रांस के राजा की जो रानी थी उसका खर्चा इतना ज़्यादा था और इसे अपनी जनता की परवाह न थी। ये कर बढ़ा बढ़ा के अपने शान शौकत को, अपनी फिजूल खर्ची को पूरा करती थी। बढ़ती महंगाई, खासकर रोटी की कीमतों में वृद्धि और असमान कर प्रणाली ने गरीबों की हालत और ख़राब कर दी। कर लिया जा रहा है, वो भी केवल गरीबों से, और दिन ब दिन वो कर बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें गरीब जनता अब जो थी फ्रांस की, वो बर्दाश्त नहीं करती थी। अब वो बदलाव चाहती थी। तो ये भी फ्रांस की क्रांति का एक कारण था। तो देखो, ये अलग अलग कारण आप देख रहे हैं, इन्हीं कारणों की वजह से फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी। तीसरा कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में था राजा लुई 16वां, जो कि एक कमज़ोर और निरंकुश अकुशल शासक था। ये निरंकुश शासक था, इसे जनता की परवाह न थी। ये गरीब जनता पर दिन ब दिन टैक्स बढ़ाया करता था और उनसे करों को वसूलने के लिए अमीर लोगों से उनका शोषण भी कराता था। तो ये अकुशल शासक था, जिससे जनता उब चुकी थी और इसे हटाकर वहाँ पर अब बदलाव चाहती थी। भ्रष्ट प्रशासन और जनता की अनदेखी ने लोगों में असंतोष बढ़ाया और ये भी एक कारण था फ्रांस की क्रांति का। उसके अलावा देखिए, फ्रांस की क्रांति का चौथा कारण था बौद्धिक और दार्शनिक कारण। यानी कि फ्रांस में ऐसे ऐसे दार्शनिक आए जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी और क्रांति के लिए लोगों को प्रेरित किया, जैसे रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और बदलाव की प्रेरणा दी। इन दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी और लोगों को प्रेरित किया कि बदलाव लाओ, क्रांति करो और अपने देश में ये जो असमानताएं फैली हुई हैं उनको समाप्त करो। तो देखो, फ्रांस की क्रांति के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। वहाँ पर सब कुछ मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में कॉर्सिका में जन्मे एक महान सैन्य नेता और फ्रांस के शासक थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता संभाली और अपने सैन्य कौशल से फ्रांस में स्थिर शासन स्थापित किया। देखिए, फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हो गई तो उसके बाद फ्रांस के शासक ये बनते हैं और वहाँ पर स्थिर शासन की स्थापना करते हैं। सैन्य कौशल से उन्होंने अपने फ्रांस में एक स्थिर शासन स्थापित किया और वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किया। नेपोलियन ने सैनिकों और जनता के समर्थन से खुद को कंसूल के बाद सम्राट घोषित किया। उनके शासन में कानून, प्रशासन और शिक्षा में सुधार हुआ। उन्होंने नेपोलियन कोड यानी नेपोलियन संहिता लागू किया, जिसने समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया। सेना के माध्यम से उन्होंने यूरोप में फ्रांस की शक्ति बढ़ाई। उनकी योजनाओं ने अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ किया। नेपोलियन का शासन सशक्त, सुव्यवस्थित और आधुनिक यूरोपीय विचारों पर आधारित था। कुल मिलाकर नेपोलियन ने फ्रांस में क्रांति के बाद स्थिरता, शक्ति और आधुनिक प्रशासनिक शासन व्यवस्था स्थापित की। यानी ये फ्रांस के एक अच्छे शासक साबित हुए थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स दी गई हैं और उस 8 यूनिट से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। और आपका जो पेपर नंबर 1 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसकी भी महामैराथन क्लास अपलोड हो चुकी है और टोटल 8 यूनिट्स उस पर भी हमने अपलोड कर दिया और प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो।